बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम, यू आर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगी कि हम ख़ुद भी फ़ैसला सही नहीं करते। हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि हम फ़ैसला कर सकें, और इसी वजह से हम क्या करते हैं कि हम अपने बच्चों के अंदर भी ये आदत डाल देते हैं। हमारा जो बच्चे हैं उनका कॉन्फिडेंस हम छीन लेते हैं। उनको मतलब पुश करने के बजाय, उनको हौसला अफजाई करने के बजाय हम उनको जो है ना कमज़ोर कर देते हैं। हम उनको हर वक्त ये कहते रहते हैं, नहीं जो तुम सोच रही हो ये ठीक नहीं है, ये जो तुम करना चाह रहे हो ये ठीक नहीं है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं 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 दे, ये करोगी ये हो जाएगा, ये करोगे ऐसा हो जाएगा, नहीं ये बिजनेस क्यों, नहीं ये सब्जेक्ट क्यों चूज़ करना है तुमने, क्या कर लोगे आगे, हैं डॉक्टर बनाओ। मतलब हम बच्चे का कॉन्फिडेंस मार देते हैं, इसलिए क्योंकि हमारा खुद का कॉन्फिडेंस जो है वो मरा हुआ होता है, और हमारा भी पहले किसी ने मार दिया होता है, पर हम बच्चे का कॉन्फिडेंस मार, इसमें लीडरशिप नहीं होती है और ना पैदा हो सकती है। बाद में बड़ी मुश्किल मरहलात से गुजरना पड़ता है। और हम क्या है कि जिस चीज़ से हम यूज़ टू हैं, जैसी लाइफ हमने गुजारी है, जो हमारे साथ सिनेरियो चलता रहा है, हम अपने बच्चों के अंदर भी वही डालने की कोशिश करते हैं। जबकि आज के दौर में बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल उजागर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो वो कोई अच्छा फ़ैसला ले सकेगा। भाई मैं कहती हूँ गलत फ़ैसला ले, सही फ़ैसला ले, मगर फ़ैसला लेने का एक शऊर तो रखे, ताकत तो रखे कि फ़ैसला तो ले, बाद में डट जाए। अगर गलत फ़ैसला हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए कुछ उससे सबक हासिल कर लेगा, और अगर कोई सही फ़ैसला हो गया तो फिर अल्लाह की नेमत है, उस पर फिर मेहनत कर सकता है। बस फ़ैसला लेने वाला बनना चाहिए। आज हमारे पास बात करने के लिए रायद अफजल साहब मौजूद हैं कराची से। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, मेरे तो फेवरेट हैं, माहिर तालीम है, और जो बात करके जाते हैं मेरे शो पे, मैं कहती हूँ हमेशा जो है आप लोगों के लिए एग्जाम्पल रह जाती है ये। तो आज बात करते हैं रायद अफजल साहब से। अस्सलाम वालेकुम रायद साहब, कैसे हैं? नहीं, मुझे रायद साहब की आवाज़ नहीं आ रही। जी हेलो, आ अस्सलाम गई। वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। रायद साहब कैसे, सर्दियाँ एंजॉय कर रहे हैं? हाँ, यहाँ अभी नहीं आई। अभी याद नहीं आई। हमारे तो यहाँ पर लाहौर में धुंध भी शुरू हो गई है, स्मोक भी है, दोनों मिक्सचर। तो खैर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। राइट साहब, एक तो आज हम बात कर रहे हैं कि ये जो बच्चे फ़ैसला नहीं ले सकते, ठीक है, आजकल के माँ बाप को भी आप देख लें तो उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस कोई इसी चीज़ का नहीं, बच्चे का भी कॉन्फिडेंस इधर ख़त्म कर देते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें पहला इशू ये है कि हम ये समझते हैं कि अपना फैसला किसी दूसरे बड़े से करवाना ताबेदारी के ज़मरे में आता है और उसमें बरकत पड़ती है। सबसे पहले तो सब लोग ये मुगालता ज़हन से निकाल लें। अच्छा, बात सही कह रहे हैं, लोग यही सोचते हैं ना। जी हाँ जी, यानी आपकी और मेरी, माजरत के साथ मेरी तो दादी माँ मर गई हैं, लेकिन आप नौजवानों की दादी अम्मा को एआई का क्या पता कि जो आप एआई के दौर में उनकी बरकत के लिए उनसे फैसला करवाते हैं और वो भी बोलना शुरू कर देती हैं। सर, तो क्या बात है। पाकिस्तानियों को ना जी दूसरों के मसले में बोलने का इतना शौक है कि किसी से किसी भी बारे में राय ले लो। हमारे मुंह से ये निकलता ही नहीं कि यार इस टॉपिक पे मुझे नहीं पता, ये मेरी फील्ड नहीं है, मुझे नहीं पता। ये कहना तो जुर्म है पाकिस्तान में। क्या बात है, सही कह रहे हैं। तो आप फैसला करके दुआ करवा लें अपने बुजुर्गों से, अपने बुजुर्गों से फैसले ना करवाएं। उनको तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुखफ़फ़ एआई ये भी नहीं पता, नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता आज के दौर में। हाँ सही कह रहे हैं। दूसरी बात ये, जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, हम पेरेंट्स हैं, हमने बच्चे पैदा नहीं किए, हमने प्रॉपर्टीज पैदा की हैं। हम समझते हैं कि ये जो मेरा बच्चा है ना, ये एक जीता जागता इंसान नहीं कि जिसको अल्लाह ताला ने एक शाऊर दिया है, जिसको दिल दिया है, इमोशंस दिए हैं, ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, ये जैसे मैं कहूंगा वैसे करेगा। ये हमें इस थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो है ना हमारी, उसमें ये मुगालता क्लियर करना चाहिए। वो एक इंसान ये जो है। पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे हमारी एक्सटेंशन है, इस पे जरा आप क्या कहेंगे? यही तो सारा प्रॉब्लम है। एक्सटेंशन होती तो कोई बात नहीं थी, एक्सटेंशन तो बहुत अच्छा वर्ड है। एक्सटेंशन इज नेचुरल, ऑफ कोर्स दे आर योर एक्सटेंशन। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टी, दे आर नॉट योर प्रॉपर्टी, दे आर योर एक्सटेंशन ऑफ कोर्स, बट दे आर नॉट योर प्रॉपर्टी। हमारे मुल्क में हम चाहते हैं कि जैसे मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने उसके जितने हिस्से कर दूं, जो कर दूं, कहीं बाग बना दूं, कहीं बिल्डिंग खड़ी कर दूं, जितने की चाहूं बेच दूं, जितने की चाहे खरीद लूं। बच्चा वो चीज नहीं है, बच्चा एक इंसान है। आपके थ्रू वो दुनिया में जरूर आया है, आपकी एक्सटेंशन जरूर है, लेकिन उसका तो कोई एक फिंगरप्रिंट आपसे नहीं मिलता।
मगर राहित साहब एक चीज़ है कि कुछ हद तक माँ बाप ने अपने कंट्रोल में भी तो रखना है ना बच्चों को, और बलूगत के टाइम तक तो आपको पता है कि एक कंट्रोल तो थोड़ा बहुत चाहिए। और दूसरा ये कि अगर हम उनको थोड़ा सा कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो तो फिर अपनी मर्जी करके तो उनको तो अच्छी बुरी कोई भी चीज़ जो अच्छी लगेगी उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। मैं अब आपको इस बात का जवाब देता हूँ। देखिए, पाकिस्तानी लोग जो है ना, ये दो इंतहाओं में रहते हैं। एक वो हैं जिन्होंने अपने बच्चों को इतनी मादर पिदर आजादी दी है ना कि वो बच्चे उनके बिल्कुल आउट हो गए, और एक वो हैं जिन्होंने इस इंतहा पे ले गए हैं कि उनको कोई चॉइस नहीं है, जो फैसला करना है, जूते खरीदने हैं, शर्ट खरीदनी है, क्या खाना है, क्या तुमने पहनना है, वो सारा माँ बाप वो फैसला करते हैं। बेशक। जो असल चीज है ना, जो मियाना रवि है, जो बीच की चीज होती है, उसको कहते हैं चॉइस विद लिमिटेशंस। यानी आप बच्चों को चॉइस दें, लेकिन चंद लिमिटेशंस के साथ दें। हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो चॉइसेस कहते हैं बेटा जो चॉइस करना ना कर लो, और दूसरे लोग हैं जो कहते हैं तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, जो मेरी लिमिटेशंस है ना बस उसमें रहो। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। राइट साहब, आपकी एक छोटी सी बात मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, आपको बड़ा मजा आएगा सुन के। जब मैं मैट्रिक में पढ़ रही थी तो एक रिश्ता आया था मेरे मतलब जहाँ मैं पढ़ती थी मेरे साथ ही पढ़ते थे वो, तो उनकी अम्मी आई घर पे, तो आके ना हमारे उधर पढ़ाई के भी माहौल में ना सबसे अच्छा लड़का वही था, सबसे अच्छा पढ़ने वाला था। तो उनकी अम्मी आके रिश्ता जब मांगा तो कहती हैं कि जो मेरा बेटा है ना उसने आज तक जो है अपनी मर्ज़ी से कोई शर्ट भी नहीं ख़रीदी, वो जूते भी जो पहनता है वो मुझसे पूछ के पहनता है, मेरा बेटा इतना फर्मा बरदार है। तो मेरी अम्मी ने उनको साफ मना कर दिया था कि भाई ये तो मम्मीज़ बॉय है, ये तो अपना कोई फैसला ही नहीं ले सकता, तो ये क्या तुम्हें ज़िंदगी में अपनी लाइफ में लेकर आएगा और खुश रखेगा, तो हर चीज़ मामा से पूछेगा, जाके पूछेगा मामा मैं बीवी के पास अपने कमरे में चला जाऊँ, मैं बीवी को बाहर लेके चला जाऊँ और कोई चीज़ की ना हो गई तो तुम रुलती रहोगी। ये तो मामाज़ बॉय है, इसके अंदर तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि अपना डिसीजन ले सके। देखिए, मैं आपको इसकी अब दूसरी साइड बताता हूँ ना, कि हम अपनी कंपनी में जब हायरिंग करते हैं तो हमें 50 के बाद कोई एक नौजवान नजर आता है जिसके अंदर फैसला करने की पावर होती है, तो हम उसको हायर करते हैं। अच्छा, इतने बुरे हालात हो गए हैं कि किसी से उसकी राय पूछो ना तो उसके पास राय कोई नहीं है। हाँ, अम्मी से वजह से नौजवानों को जॉब्स नहीं मिल रही। उसके माँ बाप क्या कहते हैं, फर्मा बरदार है मेरा बहुत बेटा, इसको फुप्पी की नजर लग गई है, किसी ने जादू कर दिया, इसको जॉब नहीं मिलती। अरे भाई, वो आपको इतना फर्मा बरदार कर दिया कि जब वो जॉब के लिए जाता है तो उसकी कोई पर्सनालिटी नहीं, जो अभी आप कह रही थी ना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, ही कैन नॉट मेक डिसीजंस, तो अगले लोग उसको हायर ही नहीं करते। सही कह रहे हैं। तो वाकई तो ये जो है हम बेसिकली जो माएँ हैं फिर गलतियां तो वही कर रही हैं, अपने बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो उससे छीन रही हैं। हमने बच्चे को कैसे इस तरह से पावरफुल स्ट्रॉन्ग करना है कि वो अपना डिसीजन खुद ले और सही ले, मतलब ये भी ज़रूरी है कि सही भी ले। जी देखिए, इसमें सिर्फ दो चॉइसेस हैं। डिसीजन मेकिंग हमेशा गलत डिसीजन लेने के बाद सही डिसीजन आता है। कोई इंसान दुनिया में सवाए अंबिया के ऐसा नहीं गुजरा जिसने पहली दफा ही सही डिसीजन लिया हो। ये ज़हन में रख लें कि आप ये नहीं कह सकते कि यार पिछली दफा इसने डिसीजन गलत लिया था तो अब फैसला मैं करूंगा। कामयाबी, सक्सेस गलती की गोद में जन्म लेती है। गलती जो है वो कामयाबी की माँ होती है। वाह, सही बात है। जिस इंसान को यही नहीं पता कि नो आई डोंट वांट टू डू दिस, ये गलत है, इससे मेरा नुकसान होगा, जब उसका एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, कहीं वो फेलियर ही नहीं होगा, तो फिर वो कैसे सक्सेस को हासिल कर सकता है। क्या बात की आपने। सर एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वेलकम बैक नाज़रीन। सुनिएगा, वॉरेन बफे ने ये कहा था नाज़रीन कि मैंने आज तक किसी भी ऐसे शख्स के बिज़नेस में इन्वेस्ट नहीं किया जिसने कम से कम 3 दूसरे बिज़नेस में नाकामी ना हासिल की हो, क्योंकि उस शख्स को तो ये पता है ना कि मैंने क्या नहीं करना, डूज़ एंड डोंट्स के बारे में। तो जो फेलियर होगा ही नहीं, उसको कामयाबी सक्सेस का कैसे मज़ा चखेगा, उसको कैसे पता होगा कि भाई मैंने ये नहीं करना। वो फेलियर होगा तो कहेगा ना मैंने ये नहीं करना। इस पे बात कर रहे थे हम। राइट साहब आप मौजूद थे, क्या कहेंगे। देखिए, मेरे पास लोग आते हैं मशवरा करने, और हमारे जो ग्रुप ऑफ कंपनीज है, हमारी 8 कंपनीज है माशाल्लाह, उनको जब देखने आते हैं तो वो कहते हैं जी आपकी 8 कंपनियों की सक्सेस का राज क्या है।
तो मैं उनको कहता हूं कि मेरी 8 कंपनियों की सक्सेस का राज यह है कि मैंने 12 कंपनियां नाकाम की हैं, मैं 12 कंपनियां बना के बंद करनी पड़ी हैं, मैं 12 कंपनियां बनाने में फेल हुआ हूं, और वो 12 कंपनियों का जो फेलियर है ना, वो मेरी इन 8 कंपनियों की सक्सेस है। क्या बात है, 12 कंपनीज एंड देन 8 सक्सेस, वाह, बड़ी बात और है। हौसला है मेरी वाइफ का कि हम बिल्कुल बिजनेस शुरू किया, और बिल्कुल यानी हमने रोटी सूखी रोटी नमक के साथ लगा के खाई है, रियली। लेकिन दोबारा गलती करने से नहीं हिचकिचाए। मेरे रिश्तेदार आए मेरे पास, उन्होंने कहा यार तुम अब नौकरी कर लो, तुमसे बिजनेस तो चलता नहीं। हाँ। तो मैंने कहा कि नहीं, हर गलती ने मुझे कुछ सिखाया है। जब मैं गलतियां इतनी कर लूंगा कि मेरे पास गलतियों का खजाना जमा हो जाएगा, तो उस खजाने में से, उस कोख में से फिर मेरी कामयाबी ने जन्म लेना है। अच्छा राइट साहब, यंग एज में बच्चे भी तो कुछ ऐसी गलतियां कर लेते हैं जो जानलेवा भी साबित हो जाती हैं। अब उन गलतियों से हम अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं, या फिर वो जो क्राइम में जैसे पड़ जाते हैं, जेलों में चले जाते हैं, अब उन चीज़ों से भी तो माँ बाप ने बचाना है ना जवानी में। अब अगर किसी क्राइम का कोई क्रिमिनल बन गए, कोई ऐसा रिकॉर्ड बन गया, फिर क्या करेंगे? देखिए, मैं आपके ये 2 अलग सवाल हैं, ये दोनों अलग सिचुएशन हैं जिनको मैं हैंडल करता हूं। मैं दोनों का बिल्कुल अलग अलग जवाब देता हूं। जी। पहली बात ये है कि हमारे मुल्क में हमारे लोग, बच्चा गिर जाए ना तो वो समझते हैं शायद ये मौत के मुंह में जा रहा है। सही। बच्चे ने बिल्ली उठा ली, किसी चूहे के पीछे भाग गया, किसी चिड़िया को पकड़ने की कोशिश की, तो वो समझते हैं बस ये अब दुनिया से चला जाएगा, ये तो बड़ा खतरनाक काम कर रहा है। हाँ। हमारे दिमाग में अननोन फियर्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा खौफ जो है ना दुनिया में, वो मौत का खौफ है। दुरुस्त। मरना तो है एक दिन, आपको ये बात मेरी बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन मरना है एक दिन। वो पहले दिन से ही आप बच्चे के दिल में ये खौफ डाल देंगे तो तुमने जो काम किया ना वो तुम्हें मौत के मुंह में ले जाएगा, तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। जिसने आना से जाना, बेशक। जी, बच्चों को मैं देखता हूँ, ये बच्चा एक पब्लिक प्लेस में, लोग बैठे मॉल में, कल मैं मॉल में देख रहा था, वहां पे वो जो उनका फूड कोर्ट होता है, बच्चा अगर चलता चलता वहां चला गया ना, अरे जल्दी वापस आओ, कहाँ जा। अरे भाई, तुम उस पर बस नजर रखो, बच्चे को एक्सप्लोर करने दो। वो अगर जाके मुझसे हाथ मिलाना शुरू हो गया, मैंने उससे बात करने शुरू की, तो माँ पीछे से उसकी बात काट के उसको आवाज दे रही है, हसी वापस आओ ये। अरे वो एक दूसरे इंसान से बात कर रहा है यार, वो तुम्हारे बच्चे को उठा के थोड़ी ले जाएगा एक पब्लिक प्लेस में से। बस ये जो खौफ है ना, खौफ, हर वक्त खौफ, ये गलत है। ये आप अपने बच्चे को की तरबियत ठीक नहीं कर रहे। एग्जैक्टली, तो सही है। जी, इन चीजों से अपने आप को दूर करें, अपने सर, और आप वो कॉन्फिडेंस दें। सर वो क्रिमिनल वाला भी जवाब दें कि हम बच्चों को क्राइम से कैसे बचा सकते हैं। क्रिमिनल, ये मैं जेलों में बहुत काम किया है। हम जेलों में लिटरेसी सेंटर्स चलाते हैं, लोगों को लिखना पढ़ना सिखाते हैं जेलों में। मैंने बहुत, सर ये बहुत अच्छी आपकी, मैं आपको बताऊं, आपकी इस एफर्ट से मैं बहुत खुश हूँ। जेलों में जो आपने बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए और ये एफर्ट किए ना, ये बहुत आपकी बहुत ही अच्छी है भाई, क्या मैं आपको बताऊं। देखिए, मैं और दूसरी चीज, ये कराची में हंगामे होते थे ना, तो मैं जाके जहां लड़के तोड़ फोड़ कर रहे होते थे, गाड़ियां जला रहे होते थे, टायर जला रहे होते थे, उनसे जाके पूछता था यार तुम्हारी एजुकेशन क्या है। तो वो हैरान होते थे, यार अजीब बावला आदमी है, हम यहाँ आगे लगा रहे हैं, रोड बंद कर रहे हैं, फायरिंग हो रही है, मुझसे पूछ रहा है तुम्हारी एजुकेशन क्या है। यकीन जानिए, जेलों के अंदर ज्यादातर जो लोग बैठे हैं ना, वो मैट्रिक एटलीस्ट करके बैठे हुए हैं। Really? हाँ, ये हमारा बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि वहां चिट्टे अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरा तो यही नजरिया था कि शायद वहां पे कोई जाहिल, अनपढ़, गवार, चंगड़, बिल्कुल ऐसे लोग होते हैं। एग्जैक्टली। ये जो क्रिमिनल लोग हो रहे हैं, ये जो क्राइम बढ़ रहा है, ये आप ये मत समझिए कि चिट्टे अनपढ़ लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं। ये जो आजकल आप देख रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर इतना वो आ रहा है, साइबर क्राइम चल रहा है, लोगों के हाईजैक हो रहे हैं, लोगों को पागल बनाया जा रहा है, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। इनका प्रॉब्लम ये है कि इनको कोई डायरेक्शन नहीं मिली लाइफ में, इनके पास कुछ करने को नहीं था। सिर्फ इनको अपने बड़ों से कोई वाजिया कैरियर नहीं मिला, कोई बिजनेस आइडिया नहीं मिला, कोई मोटिवेशन नहीं मिली। इनको सिर्फ अपने बड़ों से क्रिटिसिज्म मिला, जिसने इनको इस स्याही में, इस कुएं में धकेला है। सही फरमा रहे हैं। ये फ्रस्ट्रेशन है, आपको अंदाजा नहीं कि आज का नौजवान कितना फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि उसके ऊपर वो लोग बैठे हैं, उसके बुजुर्ग वो हैं
जिन्हें ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता है, ना साइबर का पता है, ना ई कॉमर्स का पता है, शॉपिफाई, उन्हें कुछ नहीं पता कि दुनिया कहाँ जा रही है। और वो सारा दिन बैठ के अपने बच्चों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और उसकी वजह से बच्चे नेगेटिव हो रहे हैं। अपने बच्चों को मोटिवेट करें कोई अच्छा काम करने के लिए। अगर आपको नहीं पता, उसको किसी से मिलवाएं, उसको कहें भाई दुनिया एक्सप्लोर करो। जो भी वो स्टेप उठाए उसको क्रिटिसाइज करके रोके मत, वरना वो नेगेटिव तरफ चला जाएगा। भाई हम तो अपने बच्चों से काम भी नहीं करवाते हैं ना, हम तो ये कहते ही नहीं है कि भाई जो तुमने जिस बर्तन में खाना खाया था जाके धो लो, किचन में खुद अपनी प्लेट धो के रख दो, ठीक है। जिस बिस्तर से उठे हो सिरहाना ठीक कर लो, अपना तकिया ठीक करो, अपनी बिस्तर झाड़ो, अपनी चप्पल जो है वो अपनी जगह पे रख के आओ। हम नहीं कहेंगे आए मेरा बच्चा चीज़ें फैला देंगे, खुद ही फैला। अच्छा, और दूसरा, अगर बच्चे ने एक्टिविटी करनी है, कोई चीज़ें फैलानी है, कुछ करना है, उसने कहीं तो जाके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है, बागों में भी नहीं जा रहे, पार्कों में भी नहीं जा रहे, फोक का मसला है, ठीक है, स्मोक का मसला है, अगर घर पे बैठ के फैलावा कर रहा है, कोई जुगाड़े कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई कचरा कर रहा है, कोई कागज़ फाड़ रहा है, कोई चीज़ ईजाद कर रहा है, कोई गुड़िया तोड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो अगर वहाँ पे कचरा हो रहा है तो चीखे, ये क्यों किया, अभी सफाई की थी, ये व्हाट इज दिस। ये मैं आपको एक बात बताऊं, बड़े काम की बात, जितने मैं पेरेंट्स के सेशन करता हूं, सैकड़ों लोग ऑनलाइन मेरे सेशन में होते हैं, ये जितनी बंदिशें, रुकावटें, कंट्रोल हमारी पढ़ी लिखे माएँ करती हैं ना, उतनी अनपढ़ माएँ नहीं करती। बल्कि मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे एजुकेशन लेवल बढ़ता है ना माओ का हमारे यहाँ, उतना वो कंट्रोलिंग ज्यादा हो जाती हैं, उतना उनके बच्चे को ये होता है कि जल्दी से वो काउंटिंग सीख ले, उसे पूरी की पूरी ABCD आ जाए, अली बेपे आ जाए, और उसमें उनके बच्चे जो है ना, उस कंट्रोल की वजह से ना उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, ना वो चॉइसेस ठीक करते हैं। सर मेरी बेटी अभी कल 11 साल की समझती है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। सर मेरी बेटी 11 साल की लगी है, ठीक है, वो मुझसे एक सवाल करती है, मैंने आपसे ना ब्रेक के बाद ये सवाल पूछना है। आप समझिए ये सारे बच्चों का सवाल है, क्योंकि जो मेरी बेटी पूछ रही है ना, वो उसी एज के जितनी कैटेगरी के 12 साल की उम्र के, वो यही सवाल कर रहे हैं। ब्रेक के बाद पूछूंगी, आपने जवाब देना है सर। अच्छा, राहिद अफजल साहब एजुकेशनिस्ट हैं और हमारे साथ मौजूद है। मैं आपसे एक सवाल करना चाह रही थी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मेरी अब 11 साल की बच्ची है, वो मुझसे एक सवाल करती है, कहती है मामा मुझे बताइए, जो मैथ में पढ़ रही हूँ, ये जो मैं अलजबरा पढ़ रही हूँ, ये मुझे कहाँ काम आना है, ये फ्रिक्शन मुझे किधर काम आना है, बताएं ये क्या होता है। फिर वो फ्रिक्शन का या किसी मैथ का या अलजबरा का सवाल मुझसे पूछ लेती है। फिर मैं कहती हूँ यार वाकई बात तो सही है, मुझे वो कहती है आपको अभी कहीं काम आ रहा है, मैं कहती हूँ नहीं। फिर बात तो सही है, ये काम तो नहीं आ रहा, तो हम इसमें क्यों मार्क्स के बच्चे के जो है ना फोर्स कर रहे होते हैं कि लाओ। सर ये जवाब दे जरा। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हर दुनिया का इंसान मैथ में अच्छा नहीं हो सकता। जो लोग क्रिएटिव ज्यादा होते हैं, जिनका आर्ट वर्क अच्छा होता है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसके आर्ट वर्क की तारीफ करें, वो स्केचिंग बहुत अच्छा करे उसकी तारीफ करें, या वो लिखे बहुत अच्छा उसकी तारीफ करें और साथ कहें बेटा मैथ में भी तो अच्छे नंबर लो ना। ऐसे नहीं होता। अल्लाह ताला ने ये जो ब्रेन है ना, इसके कंपार्टमेंट्स बनाए हैं, कोई कंपार्टमेंट बड़ा बनाया है, कोई कंपार्टमेंट छोटा बनाया है। हमारा वॉशरूम हमारे मास्टर बेडरूम के बराबर नहीं होता कभी भी, नहीं, ठीक है जी। उसी तरह ह्यूमन ब्रेन जो है, अगर उसमें आर्ट वर्क का खाना बड़ा है तो उसमें हो सकता है कि मैथ का खाना बहुत छोटा सा हो। पहली बात ये क्लियर करना। अच्छा, दूसरी बात ये कि आज के AI के दौर में तो इंसान मैथ से बिल्कुल अभी आजाद तकरीबन हो गया है और आगे होता जाएगा। जिस लेवल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैथ करती है, इंसान कभी कोई कर ही नहीं सकेगा, कर ही नहीं सकता। तो सर अगर हम फिजिकली मैथ या इस तरह की चीजें करने लग जाएं, अलजबरा करने लग जाएं, तो वैसे भी टाइम टेकिंग भी बहुत है ना उस टाइम पीरियड में, जहाँ एनर्जी दिमाग उधर हमारा वेस्ट हो रहा है, उसी टाइम पीरियड में कुछ और ना कर सके हम। पहले ये समझ लें कि मैथ का क्या काम है जी। मैथ जो है बेसिकली, अगर आप एंजॉय करके कुछ मैथ करेंगे ना, तो ये आपके ब्रेन में दो चीजें करेगा। क्या? ये ब्रेन एक्टिविटी है, ये ब्रेन एक्सरसाइज है मैथमेटिक्स। अच्छा। नंबर 1 ये कि ये आपके माइंड को ऑर्गेनाइज करेगा। अच्छा। मैथ जितना आप करेंगे, आपका माइंड उतना ऑर्गेनाइज होता जाएगा, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करने में उतनी सहूलत होगी जो फ्यूचर है। अच्छा, नंबर 1। ठीक है, गुड पॉइंट। हाँ, मैथ आपके माइंड को ऑर्गेनाइज करेगा, नंबर 1। नंबर 2, मैथ
मैथ अगर आप बस ऐसे ही कर रहे हैं, आपने ये नहीं सोचना कि इसका फायदा क्या है। मैथ आपको लॉजिकल बनाता है, लॉजिकल। अच्छा, और यहां से हम कैसे आपकी लॉजिकल, वही जो कैसे आपने सर जहां से लॉजिकल कैसे बनाता है? आई एम नॉट गेटिंग। देखिए, मैं मिसाल के तौर पे आपने अभी अलजबरा की बात की ना, जी। मैं अलजबरा में आपको दो इक्वेशंस को बैलेंस करना है ना, हाँ। इक्वल साइन से इधर और उधर जो चीज हो वो बैलेंस्ड हो। हम्म। जितना आप इक्वेशन को बैलेंस करते हैं उतना आपका माइंड लॉजिकल होता जाता है, अच्छा। फैक्चुअल होता जाता है। अच्छा। ये मैथ की खूबी है। मिसाल ओके। के तौर पे आपने ऐड किए ना, आपने 4 इधर है और 4 इधर है, आपने 4 और 4 को ऐड किया, ठीक। 4 और 4 को ऐड किया, तो आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 जब किया तो ये आपका माइंड लॉजिकल हो गया। आपका दिमाग का वो हिस्सा जो है ना, उसने लॉजिकल सोचना शुरू कर ऑल दिया। राइट, आई तो गॉट इट। लॉजिकल होना अच्छी चॉइस। अब हम आ गए आपके पहले सवाल के ऊपर ही। लॉजिकल जो लोग होते हैं वो चॉइसेस अच्छी करते हैं, उनके डिसीजन इमोशनल नहीं होते। ओके, वेरी नाइस। और जो फैसला करना है, इसकी जो पावर है, उसके लिए इमोशनल नहीं होना, लॉजिकल होना जी है ना? अच्छा, टीचर्स के जी। बारे में पूछना हमारे चाहूंगी, टीचर्स के बारे में राइट साहब, कि एक टीचर है, ठीक है, उसकी 30,000 रुपए की उसकी सैलरी है, कहीं 40,000 रुपए की, ठीक है। अब वो जो टीचर है वो हमारे बच्चों को क्या फैसला करना सिखाएगा जिसकी खुद की सैलरी 30 से 40,000 रुपए है? नहीं, देखिए, आपने स्कूल से तो ये एक्सपेक्टेशन रखनी ही नहीं। स्कूल में जो टीचर उन्होंने हायर की है वो तो सिलेबस खत्म कराने के लिए रखी है और आपके बच्चे की रिपोर्ट कार्डे बनाने के लिए रखी है और आपके बच्चों को वो प्लास्टिक के वाहियात से कप एनुअल डे में पकड़ाने के लिए रखी है। उन्होंने आपके बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए तो टीचर नहीं रखी। ये तो आप पेरेंट्स का काम था कि आप अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट करते, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते, उनको चॉइस मेकिंग सिखाते, उनकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करते। अब ये चीजें आज के दौर में, ये सॉफ्ट स्किल्स हैं, मेंटल स्किल्स हैं, बच्चे को वो चाहिए। आपने स्कूल में भेज दिया, स्कूल में टीचर वही करा रही है जो 150 साल से हुए चले जा रहे हैं, रट्टे पे रट्टे पे रट्टा ऐसे ही उसकी आपके बच्चे को आज के दौर में जरूरत नहीं। आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे तो बच्चा तो हो गया वो धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। कोई शक नहीं। राइट साहब, बड़ी अच्छी पॉइंट्स और बड़ी अच्छी बातें आज आपने हमें सिखाई। मैंने भी आपसे आज बहुत कुछ सीखा है। कुछ फलाल के सवाल थे जो मैंने आपसे पूछ लिया। थैंक यू सो मच। अगेन इसी टॉपिक को मज़ीद और लाएंगे और आप तक पहुँचाएंगे हकीकत और सच्चाई की क्या ज़रूरी है, जो आज के बच्चे में ये पावर ऑफ डिसीजन जो है ना, ये बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम है ही नहीं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ये वाला जो सेगमेंट है हमारा, ये सेहत के हवाले से है, इसके ऊपर बात करेंगे। सेहत के हवाले से नाज़रीन, हमारे जो जहन है उसमें बहुत से ख़दशात, बहुत सी गलत फहमियाँ जो है ना वो हैं, और हम मेडिकल सोसाइटी के हिसाब से जो है ना कुछ मिथ्स ऐसी सुन रहे हैं कि जिसमें पुराने जो बाबे होते हैं वो हमें कुछ बता देंगे, या एवं कोई डॉक्टर जो बना बैठा है और फिर कहता है कि भाई मैं तो अटाई डॉक्टर जिनको आप कहते हैं वो मशवरे दे देते हैं आपको और आप उस पर अमल कर लेते हैं। या फिर हमारे घरों में भी है, आपको पता है, वो खुद के अपने बड़े हकीम बने होते हैं जिनकी अपनी खुद की कोई डिग्री नहीं होती, मैट्रिक फेल होते हैं, उसके बावजूद वो कहते हैं हम हकीम हैं। ये बड़ी मिथ्स है। इनकी वजह से, इन लोगों की वजह से, इन अताइयों की वजह से जो है ना बड़ी मिथ्स हैं। इस पर बात करेंगे आज, ठीक है। डॉक्टर उस्मान नईम हमारे साथ मौजूद हैं और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, हेपेटोलॉजिस्ट हैं, और हमारे प्रोग्राम में मधु होते रहते हैं। आज इनसे सारी इन मिथ्स के हवाले से बात करनी है मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, पहले तो मोटी मोटी मिथ्स जो हैं उसको हम क्लियर कर लेते हैं कि अब सोशल मीडिया पे भी देखें, ये सुनने को आपको मिल रहा होता है कि जो एंजाइटी है और जो डिप्रेशन है, ये आपका दिमागी मसला नहीं है, ये आपका पेट का मसला है। तो ये क्या इसमें सच्चाई है या बस? अगर आप इसे ब्रेक डाउन करें तो पेट के काफ़ी मसाइल एंजाइटी बढ़ा देते हैं या एंजाइटी का उनके साथ ताल्लुक़ है। 80% सेरोटोनिन हार्मोन है जो हमें खुशी, तसल्ली, इत्मीनान, सुकून देता है। 80% सेरोटोनिन हमारे पेट से बनता है। पेट उसे स्टिमुलेट करता है। आपने देखा होगा जब पेट ख़राब हो, दिमागी परेशानी हो जाती है। जब आप दिमागी तौर पे परेशान हो, एसिडिटी बढ़ जाती है, ब्लॉटिंग बढ़ जाती है। तो पेट का और इसका ताल्लुक है, लेकिन दिमागी मसाइल और भी हैं। शिज़ोफ्रेनिया चीज़ें नज़र आ रही हैं, डिप्रेशन है, सुसाइडल अटैम्प्ट्स कर रहे हैं, उसका पेट से ताल्लुक़ नहीं है।
उन लोगों का पेट से ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, पेट के मसाइल की वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन होने के चांसेस डबल हो जाते हैं। वो ऐसे ही है, कोई भी बीमारी 3 महीने से ज़्यादा चलेगी तो वो जब क्रॉनिक में शिफ्ट होगी तो उसमें डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं। जैसे एच पाइलोरी के बारे में बात करते हैं ना लोग, कि वो आपके पेट से जो उसका जरासीम है ना, वो होते हुए आपके दिमाग के अंदर घुस जाता है। ऐसा तो नहीं ये होता। वाली चीज़ें सच्चाई है? ऐसा हो ही नहीं सकता। एच पाइलोरी मैदे की स्किन का जरासीम है, वो खून में नहीं जाता। अगर ऐसा होगा तो ये साइंस की बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी। अच्छा, ऐसा है नहीं। हाँ, वो यहाँ पेट में होता है, पेट में अल्सर करता है, पेट में सोजिश करता है, लेकिन वो दिमाग तक ट्रैवल नहीं कर सकता। अच्छा, सोशल मीडिया पे जो बैठे हुए ऐसे जो अताई डॉक्टर्स हैं, उन्होंने तो काफ़ी इस तरह के इस पे सोशल मीडिया पे ये बड़ी रील्स बना ली हैं और इतने व्यूज़ ले रहे हैं। ये 2-3 रील्स मैंने अपने ये जो है ना हमारे प्रोड्यूसर साहब उनको भी मैंने ये फॉरवर्ड की कि ये तो यही कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जो मैदे है ना, ये एच पाइलोरी का जो बैक्टीरिया होता है, ये मैदे से आपके दिमाग के अंदर चला जाता है। दिमाग में नहीं जा सकता। दिस इज व्यूज़ हैं उनके 4 मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं बस इस वो पे। वैनिश हो जाएंगे, लोगों को पता लग जाएगा। एक दफ़ा नहीं बात सही, बंदा भी गायब, रील्स भी गायब, वो डाटा भी गायब। तो बेसिकली ये प्रॉब्ली ये ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे बहुत ज़्यादा हमें टाइम उस तरह देना चाहिए। इसको छोड़ते। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं फैटी लीवर के ऊपर अगर हम बात करें कि एक फैटी लीवर जो है उसकी वजह से ये मोटापा होता है, ठीक है, या फिर मोटापे की वजह से जो अगर कोई ऑलरेडी है वजन उसका ज़्यादा है और उसको फैटी लीवर हो जाएगा, इसमें क्या सही बैलेंस क्या? बैलेंस ये है कि 80% लोग जिन्हें फैटी लिवर है उन्हें मोटापा भी है, लेकिन 20% ऐसे भी होते हैं जिन्हें फैटी लिवर है लेकिन मोटापा नहीं है, वो बिल्कुल दुबले पतले हैं। और ख़ासतौर पे इंडिया पाकिस्तान में तनासुब सबसे ज़्यादा है। अच्छा, मोटापे की वजह से जो फैटी लिवर हो रहा है और पतले लीन थिन यानी कि दुबले लोगों में जो फैटी लिवर हो रहा है, उनमें से ज़्यादा खतरनाक फैटी लिवर कौन सा है? जो दुबले लोगों को हो रहा है। वो क्यों खतरनाक है? क्योंकि वो जेनेटिकली ऐसा मेकअप हुआ हुआ है। वो जल्दी फैटी लिवर ने क्या करना है? फैटी लिवर ने जिगर की सोजिश करनी है, जिगर को सुगेड़ना है, जिगर ट्रांसप्लांट तक बात पहुंच जानी है। अमेरिका में इस टाइम जो पहला इंडिकेशन है लिवर ट्रांसप्लांट की, वो ये फैटी लिवर की वजह से ही है। पाकिस्तान में भी ऐसा ही होगा 2030 के बाद, चूँकि हम हेपेटाइटिस सी में बहुत आगे हैं, इसलिए अभी वो ज़रा थोड़ा सा स्लो हो रहा है। लेकिन फैटी लिवर की वजह से जो जिगर सिकुड़ने का तनासुब है 2030 के बाद वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा और उन लोगों में ज़्यादा होने के चांसेस है जो दुबले पत्ते हैं। तो फैटी लिवर का हाँ 80% में ताल्लुक है, 20% में नहीं है। फैटी लिवर बगैर मोटापे के हो सकता। अच्छा, अब ये जो जेनेटिक मसला है, जिन लोगों को अगर ऑलरेडी कोई मोटे ही हैं, जेनेटिकली उनको ये सिचुएशन है, तो उनका कोई फिर इलाज नहीं है कि भाई इस पे? जेनेटिकली मोटे होना जो है इट्स ऐसी कोई है नहीं बात। जेनेटिकली कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, जेनेटिकली और मसाइल हो सकते हैं, थायराइड, लेकिन मोटापा जो है वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि मोटापा डोंट रन इन फैमिलीज़, वो उन फैमिलीज़ में रन करता है जो दोज हु डोंट एक्सरसाइज और दोज हु डोंट रन। यानी कि अगर एक्सरसाइज करेंगे सर, मगर मैंने बहुत सी ऐसी फैमिली में ये देखा है, इस पर मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करूंगी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा आपसे बल्कि अलग बात करूंगी कि मेरी एक दोस्त भी, अभी हम कल डिनर पे गए हुए थे, तो वो थोड़ी सी उनकी सेहत ज़्यादा है, उनके 3 बच्चे, वो तीनों उन्हीं की सेहत के हैं, ठीक है। अब मैं दुबली हूँ तो मेरी बेटी मेरी जैसी है, दुबली पतली सी, तो मुझे लगता है थोड़ा सा जेनेटिक मैटर करता है। अब मैं दुबली पतली हूँ, मेरा बच्चा इतना मोटा कभी भी नहीं होगा, उनके बच्चे बिल्कुल उन्हीं की तरह सेहतमंद है, तो ये जेनेटिकली मुझे लगता है होता है। मैं बताता हूँ अजय, जिस तरह आपने नहीं इत्तेफाक किया, हमारे साथ इस बात पे कोई इत्तेफाक नहीं करता। जिसे भी कहते हैं भाई तुम खाना कम करो, डॉक्टर साहब मैं तो पहले ही नहीं खाती और क्या कम करूँ। होता ये है कि फैमिली में कल्चर्स चल रहे होते हैं। मसलन क्या आप, मेरा नहीं ख्याल, रोज पाए निहारी खाती होंगी? सर खाती हूँ ना, मेरा ऑफिस पूरा गवाह चले, अगर मैं आपको झूठ बोलती दिखूँ ना, तुम लोग जोर से बताओ, खाती हो ना? सारे पाए निहारी सब खाती हूँ ना मैं रोज।
तो जो और मैंने अभी नाश्ता देखा आपका, मैं अभी ये वाला नाश्ता तो मेरा मंची है ना, अच्छा, मगर मैं खाती जौ का आटा हूँ, मतलब इस तरह वाली चीज़ें, देसी घी खाऊंगी, पराठा खाऊंगी, अंडा खाऊंगी, मगर जौ का आटा खाऊंगी, इस तरह की चीज़ें खाऊंगी, मगर घर का पका हुआ खाना खाऊंगी। हाँ। और घर में निहारी पकी हुई खाऊंगी, घर के पाए पके हुए खाऊंगी, बाजारी खाने नहीं खाती। अच्छा, बहुत कम। इसमें मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो इस तरह है, ये पॉसिबल है कि आप ज़्यादा खाएं और मोटे ना हो, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो या समहाउ मेटाबॉलिज्म अच्छा है। हाँ। ये हो सकता है कि आप ज्यादा खाओ और मोटे ना हो, अच्छा। क्योंकि आप खर्च कर रहे हैं। हाँ। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप ना खाओ और मोटे हो जाओ। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ। ये जरूर है कि आपकी फ्रेंड और आप एक जितना खाएं, हाँ। आप ना मोटी हो वो हो जाए, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, उसका अच्छा नहीं है। तो मेटाबॉलिज्म पे आती है बात। हाँ। मेटाबॉलिज्म अगर आपका सही है तो फिर ये आएगी एक्टिव ये होगी, लेकिन वो जेनेटिकली नहीं है। अच्छा। मेटाबॉलिज्म सही होना है आपकी एक्सरसाइज से, आपकी डाइट प्लान से, आपकी एक्टिविटी से। इसको हम देख कैसे रहे होते हैं कि नहीं अच्छा खानदानी मोटापा है, अच्छा ये है ऐसे नहीं। खानदानी मोटापा वैसे इट्स वेरी रेयर। मैंने असल में होता ये है कि हर घर का एक कल्चर है, उसने उस लिहाज से वो चल रहे होते हैं। जैसे बच्चा थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ आना शुरू होता है, वो परेशान हो जाते हैं, ये तो बीमार हो गया, इसे खिलाओ खिलाओ, दादी खिला रही है अलहदा, नानी अलहदा खिला रही है, दादा के पास बैठा है उसने भी खिलाना शुरू कर दिया, ये हमारा कमज़ोर बच्चा है। तो वो इसलिए ये कल्चर्स में रन हो रहा होता है। अच्छा। बट मेरी सॉरी, पता नहीं अच्छी बात है या बट साहब जो होते हैं सारी मोटे मोटे होते हैं। हाँ, पहलवान भी ऐसे। बट सब नहीं तो सही बात है, अब इतना डर डर के कह रहे हैं, खोल के कहें, जितने भी बट हैं वो सारे पहलवान टाइप होते हैं। जो बड़ा भी खाने हमारे पीने पास का गोरा चिट्टा घराने के मोटा होते सा हैं। कोई आता है, सबसे पहले पूछते हैं तुम बट तो नहीं हो? कहते हैं हाँ मैं बट हूँ। निकलता भी बट है। बट निकलता है। तो ये कल्चर्स हैं। ये जो मसाले होते हैं, इससे मैदा, अल्सर, ये सब इससे कॉज होता है, ये मसला करता है। मसाला सच अल्सर बनाता नहीं है। ये इसी तरह ही है जैसे गला खराब ठंडा पानी नहीं करता। हाँ। गला खराब होना है बैक्टीरिया से, ये जरासीम है जो भी है। हम तो यही कहते हैं ठंडा पानी नहीं पीना। ठंडा पानी गला खराब नहीं कर सकता। फिर होता ये है कि हाँ गला खराब हुआ है, उसकी सोजिश हुई है, ठंडे पानी ने ऊपर जाके थोड़े मसाइल बढ़ा दिए, या आप समझ ले अल्सर बना हुआ था, दर्द की दवाइयाँ खाई, एच पाइलोरी हुआ, अल्सर बन गया। मिर्च मसाले ने जाके उसे थोड़ा सा पेन दे देना, बनाएगा नहीं। इसका मतलब मिर्च मसाले खाने से, अब मैंने कुछ लोग देखे कि हाफ फ्राई अंडा तलेंगे और उसके ऊपर काली मिर्चें भी छिड़केंगे, लाल मिर्च भी, दाढ़ा मिर्च भी, नमक भी, और उसके बाद उसको खाएंगे। तो लोग तो यही कहते हैं कि भाई इस तरह से करोगे तो बदहजमी हो जाएगी, सीना चलेगा, हार्ट बर्निंग होगी। हार्ट बर्निंग हो सकती है, अल्सर नहीं बन सकता। अच्छा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। आज जितने भी मेडिकल के हिसाब से जो इनकी सोसाइटी में देखी जाती है ना कि कौन सी मिथ है कौन सी मिथ नहीं, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड, कम बैक। अच्छा, ये जो खट्टा है इसके साथ क्या मसाइल पैदा होते हैं? गोलगप्पों का पानी, टाटरी का पानी हो गया, लेमन वाला पानी हो गया, सिट्रस वाली चीज़ें हो गई, और एप्पल साइडर विनेगर हो गया, ये भी गला ख़राब करते हैं क्या? ये भी कोई केमिकल इंजरी हो सकती है। स्टमक वीक हो जाता है? स्टमक वीक नहीं है, केमिकल इंजरी हो सकती है, गले की हो सकती है, और एक हद से ज़्यादा जब चीज़ कोई भी लेंगे तो बॉडी ने उसे डिटॉक्सीफाई करना है, उसको उसका तरियाक निकालना है, तो बॉडी फिर फटीग हो जाती है, बॉडी को आप तंग कर रहे हो, जिगर को तंग कर रहे हो। तो ये मैदे को जाकर डिस्टर्ब नहीं करता? मैदे के अंदर भी तो खट्टा पानी, टाटरियों के पानी, इमली आलू बुखारे के पानी, ऐसे बिल्कुल मैदे के अंदर जाके कुछ काम नहीं? एक लफ्ज यूज होता है केमिकल इंजरी। हाँ। मसलन के वो तदाबियत है ना, तदाब है, मैदे के अंदर जाना है, जब उसने मैदे को न्यूट्रलाइज होने की कोशिश करनी है, मैदे की सोजिश कर देनी है, मैदे को तंग करेगा। अच्छा, एक तो ये खट्टा है, दूसरा गंदा भी है, बैक्टीरिया भी तो जा रहा है ना, एच पाइलोरी 80% है, वो भी तो अंदर जा रहा है, उसने और वीक कर देना, अल्सर बन जाना, सोजिश हो जानी है। अच्छा, ये जो हेपेटाइटिस सी है, इसका एलोपैथी में कोई इलाज है? 99% क्योर है। मैं पिछले कोई 6 साल से हेपेटाइटिस क्लिनिक देख रहा था, अब रिसेंटली छोड़ा, तो आई हैव नेवर सीन एनी पेशेंट के जिसका हेपेटाइटिस सी का इलाज हुआ और वो सही ना हुआ हो। और ये एंडोस्कोपी जो है ये मैदा ख़राब कर देती है, लोग इसके बारे में बात करते हैं कि सबके अभी जहन में ना यही बात है कि भाई एंडोस्कोपी नहीं कराना, मैदा ख़राब कर देगा। एंडोस्कोपी की बहुत बड़ी मिथ है, बहुत बड़ी मिथ है।
मैं आपको 3 वाक़ये सुनाता हूँ। एक खातून थी मेरे पास, जिगर उनका सुकड़ा हुआ था, उस एंडोस्कोपी मुझे किसी ने कहा नहीं करवानी। वो बेचारी उम्रे पे जा रही थी, एयरपोर्ट पे उसे खून की उल्टी आ गई, जो एक आराम से प्रिवेंट हो सकती थी चीज़। एंडोस्कोपी होती, बैंड्स लग जाते, उसको खून की उल्टी ना आती, उसे एयरपोर्ट पे खून की उल्टी आ गई उस बेचारी का। वो उस डिप्रेशन से ही नहीं निकल रही कि मैं उम्रे पे जा रही थी, मुझे अल्लाह ने नहीं बुलाया, वो एक दूसरे तरीके से। परसों हमने एक पेशेंट किया, उसका अंदर फवारा छूटा हुआ था खून का। अगर वहाँ पे उसे हम क्लिप्स ना लगाते तो उसने 2 घंटे बाद मर जाना था। इतना इस कदर ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी। तो हम लोगों को समझा के बैठते, भाई ये एक ज़रूरी, हाँ ज़रूरत के तहत ज़रूर होनी चाहिए, बेजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे एंडोस्कोपी होनी चाहिए। असल में मिथ कर के ना हर ताई ने हमें डरा दिया है सर। हम बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेज होता है किसी चीज़ का, या बिल्कुल शुरू में डायग्नोस कर लिया जाता है, हो भी जाता है, मगर नहीं, उसको तोता पाल के जो है ना, हम कहते हैं कुछ नहीं, देखते हैं, अगर तंग करेगी तो कहानी होगी, इस तंग करेगी या तकलीफ देगा तो कुछ कराएंगे, इस चक्कर में ही अपना किया पांचा करा देता है इंसान। शॉर्टकट्स के चक्कर में हम सब। अच्छा, एक मैदे की बीमारी है गढ़, उसमें कहते हैं कि फ्रूट्स नहीं खाने, उसमें कहते हैं कि ये जो इस तरह की जो जूसेस वाली चीज़ें होती हैं ये सब नहीं खानी। ये बीमारी क्या है, इसको क्लियर करते हैं, और ये क्या वाकई मना होता है इसमें फल शल और इस तरह की चीज़ें खाना? बीमारी ये है गट गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। मैदे का जो नीचे वाला मुंह है ना, खुराक की नाली और मैदे के दरमियान एक वाल्व है कि मैदे से ऊपर ना कोई चीज़ है, वो थोड़ा लूज हो जाता है। अब वो वाले फ्रूट्स जो ये काम बढ़ा देते हैं, जैसे सिट्रस है, माल्टा वगैरह, इस तरह की चीज़ें, वो अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उनसे वो थोड़ा और खुल जाता है। अनार वगैरह भी खट्टा नहीं, अच्छा खट्टा अनार उसे खोलेगा तो वो रिफ्लक्स वापस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो वाले फ्रूट्स कम लेने चाहिए, लेकिन नॉर्मली ले सकते हैं। सिर्फ सिट्रस वाले फ्रूट नहीं लेने, मुनासिब मिकदार में 1 आधा माल्टा ले सकते हैं और खा के 2 घंटे बैठे रहें, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, और ये बीमारी क्यों हो जाती है, ये क्या वजूहात होती है उसकी? सबसे बड़ी वजह इसका मोटापा ही है। नई बीमारियां पैदा हो जा रही हैं, नई बीमारियां तो ऐसा हवा बना रहे हैं, ज्यादा के बारे में हमने कभी नहीं सुना था कि ये बीमारी है कोई गढ़। अब नहीं देखें, हमें ये पता था कि ये गढ़ है, कोई जगह को हम कहते थे, अब ये तो बीमारी में भी गढ़ आ गई है। बस वो मेरे ख्याल में ज्यादा लोगों को तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए ना, एक चीज का हवा बना देते हैं, एक्साइटमेंट क्रिएट करते हैं कि बस एक बीमारी ऐसा रिलीज़ हो रही है जैसे कि कोई फिल्म रिलीज़ हो रही है। अब आजकल सोशल मीडिया के ऊपर ना नाज़रीन, आप कोई भी वीडियोस अक्सर देखें तो कि ये फ़लानी ड्रिंक पिएं, ये इससे ठीक हो जाएगा, इस पानी के अंदर जो है ना ये ऐसा सब्जियां डालें, कच्चे खीरे काट के डाल दें, ठीक है, ये इसके अंदर टमाटर काट दें, इसके अंदर वो चुकंदर डाल दें, और ये डिटॉक्स वाटर है। ये पूरी रील्स ऐसे वायरल हो रही होती हैं। आपको पता है ये पीने से ये हो जाता है, आपको पता है ये डिटॉक्स वाटर पीने से मैं दुबली हो गई, आपको पता है डिटॉक्स वाटर मैं क्यों पी रही हूँ, मेरी ग्लोइंग स्किन का राज जो है गोरा करने के लिए, दुबला करने के लिए, ठीक है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, हर तरीके से एंटी एजिंग के लिए हर तरीके के डिटॉक्स वाटर बनना शुरू हो गए। अब ये जो इतने मार्केट में डिटॉक्स वाटर हैं, ये क्या सही है, ये पी सकते हैं, ये वाकई काम करते हैं जाके जिस्म में, या बस एमी हमें पागल बनाया है? ये सबसे बड़ी मिथ है। ये सबसे बड़ी जो अभी आपने बात की है ना, ये सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पे चैलेंज हो रहा होता है। ग्रीन टी भी अगर एक्सेस में लेंगे तो जिगर को फेल कर देगी। मेटा एनालिसिस, बड़ी स्टडीज हैं। ग्रीन टी ज्यादा ग्रीन टी भी ज्यादा लेने से, आपने कोई नई बात कर दी है, आजकल जो पूरी दुनिया ग्रीन टी पे लगी है। ग्रीन टी भी हद से ज्यादा लेने से जिगर खत्म हो जाता है। इंडिया पाकिस्तान में जो जिगर खराब हो रहे हैं, लिवर इंजरी हो रही है, उसमें से 3 में से 1 बंदा हर्बल दवाई लेने से हो रहा है। नहीं तो ये कौन सी ग्रीन टी, कितने कप ग्रीन टी लेने से? प्लीज बताएं, पूरा पाकिस्तान ग्रीन टी पे लगा हुआ है, आप मुझसे क्या बात कर रहे हैं? जी यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट जो लोग यूज करें, अच्छा नॉर्मली भी जो ग्रीन टी है वो 2 कप से ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। इस पे स्टडीज हैं। लिवर टॉक्स नाम का एक जर्नल है जिसने इस पे रिसर्च की है, और उसने बताया है कि ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट से भी जिगर खराब हुए हैं। डॉक्टर साहब ने आज हमारी तो यहाँ पे सोच ही बदल दी है। फिर एक हद से ज्यादा हम, इसके फायदे भी तो बहुत है ना? फायदे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक खास मिकदार में है। डिटॉक्स से बात हुई है ना, तो वो ये जो भर के पूरे कप मग्गे ग्रीन टी के लोग पीते हैं, दैट्स नॉट रिकमेंडेड। एक छोटा कप हिसाब के साथ और एक
2 कप ले लें दो मैक्सिमम। कप ले ले सारा दिन। अब वो ग्रीन टी के जैसे चीज़ें होती हैं, कुछ लोग ग्रीन टी में कुछ हर्ब्स भी डालते होते हैं, चीज़ें डालते हैं, कुछ लोग लेमन निचोड़ के उसके अंदर पी रहे होते हैं, कोई लेमन ग्रास की ग्रीन टी पी रहे हैं, कोई पता नहीं पुदीने की ग्रीन टी पी रहे हैं, कोई दुनिया के बहुत से जितने हर्ब्स चीज़ें और फूल पौधे मखाने जो आ जाते हैं वो सब उसके अंदर ग्रीन टी बना देते हैं आजकल। तो ये सही है। अच्छा, सबसे पहली बात तो एक मैं बताना आपको चाहूँगा, हर कुदरती चीज़ सेफ़ नहीं है। ऐसे ये मिथ सबसे पहले ज़हन में से निकाल ले कि कुदरती है। ठीक है। ज़लज़ले कुदरती नहीं है, सैलाब कुदरती नहीं है, वो भी तो सेफ नहीं है। वो भी सेफ़ नहीं है। पाकिस्तान इंडिया में कोई रेगुलेशंस उस तरह नहीं, पाकिस्तान में तो उस तरह बिल्कुल नहीं। हर 3 अगर किस जिगर फेल हो रहे हैं और उसमें से एक हर्बल की वजह से हो रहा है, वाकई। 3 में से एक हर्बल की वजह से जिगर फेल हो रहा है। और ये बहुत बड़ी स्टडी है, पब्लिश है, ये कोई मैं अपने मुंह से खुद से नहीं बात बता रहा कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के टोटके हैं ना, मैं इसके साथ टोटके वाले जितने भी लोग हैं आप उनको चैलेंज कर रहे हैं कि ये सब गलत करते हैं। मेरे पास परसों एक पेशेंट आई है और मैं उसे देख के मैं खुद एक दफ़ा परेशान हो गया। उसने अपनी पीरियड्स के लिए दवाई ली किसी से और उसके जिगर की नालियां ब्लॉक हो गई खून के लोथड़े जमने से। अब उसका जिगर ट्रांसप्लांट होगा, उसके मियाँ के पास पैसे नहीं है, वो 22,000 की जॉब कर रहा है और देगा कौन? अब उसके 3 बच्चे हैं, वो तो बेचारी जोन सी है अगले 6 महीने में जा रही है, वो कौन संभालेगा, कैसे होगा? सिर्फ अच्छा, उसके बाद असल में प्रॉब्लम ये नहीं होता कि कोई सही हो रहा है या नहीं हो रहा। मेडिसिन का पहला एथिक है कि डू नो हार्म, कि आपकी दवाई से, आपके प्रोसीजर से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। आप ये मुंह से कह देते हो कि भाई ये कर लो वो कर लो, ये हर बंदा तीसरे बंदे के साथ बैठे। और सर वैसे भी हिकमत में हर चीज़ का इलाज ये लोग मिजाज के हिसाब से करते हैं ना, जितने भी हकीम होते हैं कि गर्म मिजाज, सर्द मिजाज, आपको भी पता है, खुश। तो एक ब्रेक के बाद में बल्कि आपको डिटेल में समझाती हूँ, फिर मैं सवाल करती हूँ। वेलकम बैक। अच्छा, क्योंकि डॉक्टर साहब यहाँ पे टोटकों के ऊपर बात कर रहे थे, तो एक चीज़ जो मेरी नॉलेज में, मेरी रिसर्च है कि मेरा सुबह शाम का काम नाजरीन इसी के ऊपर होता है। लोग बात करते हैं ना, मॉर्निंग शोज़ लोग करते हैं, लोग दूसरे शोज़ करते हैं, मैं वाहिद बंदी हूँ जो ऐसा मॉर्निंग शो करती है जो सुबह शाम इसी हेल्थ के टॉपिक के ऊपर बात करती है। तो मुझे इन चीज़ों के बारे में बड़ी रिसर्च है, सही वाली रिसर्च जिसे कहते हैं ना, वो मुझे ही है, सही बता रही हूँ आपको। तो ये जो हकीम साहब होते हैं ना, जितने भी हिकमत से जुड़े होते हैं, अच्छा काम करते हैं, बहुत से नीम हकीम नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं, मगर इनका इलाज क्या होता है? सर्द गर्म खुश्क मौसम के हिसाब से, जिस्म के जो मौसम होते हैं ना, उसके हिसाब से मिजाज जिसको कहते हैं, तो उसके हिसाब से ही आपकी ट्रीट करते हैं बीमारी को। मगर हम क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास नहीं गए तो हकीम के पास भी नहीं गया, हम क्या करते हैं अपनी तरफ के खुद के जो हकीम बनते हैं ना, कोई टोटके कोई चीज़ सुन लेते हैं और कोई भी हम घर में कावा या ग्रीन टी ऐसी खुद की हर्ब चीज़ें जो है ना, पत्ते शत्ते उबाल के पीना शुरू कर देते हैं। आपको पता है मेरा मिजाज ऐसा है, सपोज़ मेरा गर्म मिजाज है, मुझे सूट कर जाएगी। आपका गर्म मिजाज नहीं है, आपका खुश्क मिजाज है, आपको सूट नहीं करेगी, आपका तो दिमाग ख़राब कर देगी। और अगर कोई गर्म चीज़ ही गर्म मिजाज वाले बंदे को पिला दी जाए ना, कोई कावे की सूरत में, कोई ग्रीन टी की सूरत में, तो ये जो दिमाग ख़राब नहीं होते, ये जो पागल हुए फिर रहे होते हैं, बीवी पे तशद्दुद कर रहे हैं, गर्म हो जाते हैं लोग, दिमागी गर्म हो जाते हैं। औरतें भी चिल्ला रही हैं, गालियाँ दे रही हैं, नफरत कर रही हैं, चिड़चिड़ी हो रही हैं, बुरी हरकतें कर रही हैं। वो किस वजह से? क्योंकि गर्म मिजाज का बंदा गर्म चीज़ें, गर्म ग्रीन टियाँ पी रहा है। किधर जाएगा? दिमाग की नसें फट रही होती हैं। तो ये अभी मैं पूछ लेती हूँ, मैं सही कह रही हूँ सर, बताइए। मेडिकल साइंस एक चीज़ पे सिर्फ बात करती है कि मेरी कोई ओपिनियन नहीं, आपकी इसकी उसकी कोई ओपिनियन। रिसर्च की बात होगी, डाटा की बात होगी कि ये कितने लोगों पे रिसर्च हो के आपने प्रूव किया, वरना किसी की कोई अहमियत नहीं, चाहे जो मर्जी आके कह दे। अब मसला यही है जो जैसे आपने कहा है कि हर बंदा जो है ना डॉक्टर बना हुआ या हकीम बना हुआ। अब कहीं पे बैठ के कहे ना यार मेरे सर में दर्द होती है, 10 बंदे आपको मशवरा दे देंगे। अच्छा, एक और मजे की बात बताता हूँ, जब आप सही डॉक्टर जाके कहीं बैठता ना तो हर बंदा मरीज बना हुआ है, उसे पूछना शुरू यार मुझे ये। तो बेसिकली सिर्फ एक मुझे लगता है एज ए सोसाइटी ना एक शुगल चल रहा है एक दूसरे के साथ, बस उसे ये कह दिया, उसे ये कह दिया, उसे। और अगले जो पेशेंट है, जो प्रॉपर पेशेंट है, अब मना कर देते हैं एंडोस्कोपी नहीं करानी, ये नहीं कराना, वो नहीं करवाना। 30% पेशेंट्स जो ब्लीडिंग पीआर के साथ आते हैं, जिन्हें पखाने के रास्ते खून आ रहा होता है, 20 या 30 ये डाटा है,
उन्हें बाद में कैंसर निकल आता है। और वो क्यों नहीं करा रहे थे? मैंने ये इस पे टॉपिक पे बात की तो मुझे एक आदमी ने बताया कि मेरी बीवी को ऐसे ही था, हम 6 महीने इंतज़ार करते रहे, 6 महीने के बाद पता लगा जी उसे तो कैंसर है और वो जिगर तक चला गया हुआ। तो बेसिकली एक क्यास मचा हुआ है, कोई किसी एक प्रॉपर डायरेक्शन में कोई है ही नहीं। हम किसी को कहते हैं तुम कोलोनोस्कोपी करवा लो, वो कहता है अच्छा नहीं तो यार ये तो पैसे बनाने के लिए कर रहा है। तो इसलिए आपने बिल्कुल सही बात की कि खुद से अपने, अब मुझे ये बताएं कोई आप मेकअप बेनामी या अनब्रांडेड लगाएंगी मुंह के ऊपर? कभी भी नहीं। तो जिगर को क्यों आप उस तरह की फकियां दे रहे हैं? जिगर को क्यों जड़ी बूटियां दे रहे हैं? हमें ये भी पता है कि हांडी में ये जो हर्ब्स है ये मसाले जाते हैं, अगर ज़्यादा डालेंगे तो ऊपर नीचे जायका भी ख़राब हो जाएगा। तो जो डायरेक्ट आप पानी के जरिए या फक्कियां डाल डाल के पी रहे हैं वो आपका हाल क्या होना है? और भाई आप कपड़े नॉन ब्रांडेड नहीं पहन रहे, आप अब मेकअप अपना सही इस्तेमाल कर रहे हो, बाकी सारी चीज़ें दवाई के मामले में किसी अब पता नहीं वो उसमें जहर किसी ने मिला के दे दिया है। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले कि प्रोग्राम ख़त्म हो, इसके बारे में ज़रूर बताएं कि जो सब्जियां पानी में काट काट के डाल के सारा दिन जो जग भर के पी रहे होते हैं, सारा दिन पानी ख़त्म हो गया, उन्हीं कटी हुई सब्जी में और पानी डाल दिया और कह रहे हैं डिटॉक्स वाटर है, डिटॉक्स। तो ये सही है? बस ऐसे ही बातें। हाँ पानी है, पानी पीना चाहिए, पानी से चलो इस बहाने अगर पानी पी लेते हैं तो वो फायदेमंद है। चले मैं इस बोतल में हल्के से लेमन स्लाइस काट के डाल देती हूँ, मुझे एक फ्लेवर आ जाएगा कि पानी का टेस्ट सही नहीं है तो मैं फ्लेवर पी लूंगी। यहाँ तक बात मसला नहीं है। चक्कर का है ये? कोई डिटॉक्स नहीं है। मुझे दुबला भी कर देगा, मुझे खूबसूरत भी कर देगा, ये खीरा पानी में डाल के मुझे हसीन कर देगा, ये फायदा दे रहा है सर? नहीं, स्किन के लिए सबसे अच्छी चीज है पानी। वो आप पानी पी रहे हैं, अगर डिटॉक्स है नहीं है उससे कोई फर्क फ्लेवर चेंज कर सकता है थोड़ी बहुत, मगर खीरा क्या आपका फ्लेवर चेंज करेगा? मुझे समझ नहीं आता। चुकंदर क्या फ्लेवर चेंज करेगा? ठीक है, गाजर क्या फ्लेवर चेंज करेगा? डिटॉक्स डिटॉक्स डिटॉक्स, है ना? नहीं ये बस ऐसे ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को ध्यान लगाने के तरीके हैं। हाँ, पीच काट के डाल दें तो लेमन काट के डाल दें, तो ये डाल दें वो डाल दें। अच्छा, अब बॉडी को डिटॉक्स करने का ये समझ जाएं कि ये डिटॉक्स आपका लिवर करता है। बॉडी को डिटॉक्स करने का काम लिवर का है, ये बात समझ जाएं। पानी डिटॉक्स, पानी आपके लिवर को कैसे डिटॉक्स करेगा जिसका काम ही लिवर का है? आपके गुर्दे आपकी बॉडी को, आपके जिस्म को, अपने बाकी ऑर्गन्स को डिटॉक्स करते हैं, ये समझें। अपने गुर्दे और अपने लिवर को डिटॉक्स करें, ये डिटॉक्स पानी बना है। भाई जिनका काम ही डिटॉक्स करना है वो ऑलरेडी खुद, वो किसको डिटॉक्स करवा रहे हैं आप? जो आपके जिस्म के अंदर फंक्शन दे रहा है डिटॉक्स करने का। सर प्लीज इस पे बात कर लें आज। मैं क्या बताऊं कैसे बड़े बड़े लोग मेरे पास माहिरीन आके ये बात करके चले जाते हैं और मुझे समझते हैं कि मैं जाहिल हूं। शर्म आती है मुझे, कभी कभी मुझे अफसोस होता है कि मैं अपनी आवाम को कैसे समझाऊं, क्या बताऊं कि ये जो रीलें देख रहे हैं आप लोग, यार प्लीज इससे हट जाएं। ये रीलें, ये जो बनाते हैं लोग, ओ ये कर ले डिटॉक्स बनाने लगी हूं मैं, बनाने लगा हूं मैं डिटॉक्स। प्लीज फॉर गॉड सेक, कोई सेलिब्रिटी डिटॉक्स पानी लेके घूम रहा, प्लीज फॉर गॉड सेक उनकी एक्टिंग देखें, उनका डिटॉक्स वाटर मत देखें। अच्छा, इसका मैं एक हल बता देता हूं। आप जो भी कंटेंट क्रिएटर है उसे कहें भाई ये जो तूने फार्मूला बताया है इसके नीचे इसका रेफरेंस दे दो, इसके नीचे रेफरेंस दे दो, बात खत्म। यस, ये बस इसका हल है। यस। अब जो आज के बाद ना सोशल मीडिया पे इस तरह का कोई कहानी करेगा वो अपना रेफरेंस भी देखे, मुझे ये रेफरेंस है, मैंने यहाँ से पढ़ा था, मैंने वहां से लिखा था, मैंने ये देखा है, फिर मैं ये कर रहा हूँ। उफ, अच्छा अब एंटीबायोटिक की तरफ आते हैं सर। आज मुझे इस बात पे बहुत गुस्सा था इसलिए मैंने क्लियर किया। अच्छा, एंटीबायोटिक्स जिसका जो दिल करता है वो एंटीबायोटिक्स पे पड़ जाता है, आ जाता है। मेरे को लंदन आप चले जाएं, आपको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के ही नहीं देता है। अब ये किस वक्त ज़रूरत होती है, कब खानी चाहिए, रेकमेंडेड कब है? जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो एंटीबायोटिक तब लेनी चाहिए, बैक्टीरिया हो तो लेना चाहिए। ये एक टेक्निकल बात है, आम समझ आने वाली बात नहीं है कि कब बैक्टीरिया है कब वायरस है, तो इसलिए आप किसी से मशवरा करें और फिर एंटीबायोटिक लें। अगर आप बेजा एंटीबायोटिक लेते रहेंगे तो हमें सिंध से ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं टाइफाइड की जो किसी एंटीबायोटिक को असर ही नहीं कर रहा। अब वो सिचुएशन देखें कि किसी को टाइफाइड हुआ है, वो बीमार है, 17-18 साल का बच्चा है और उस पर कोई एंटीबायोटिक असर ही नहीं कर रही, वो जो ICUs में लगती हैं वो भी नहीं असर कर रही। तो वो वाली सिचुएशन जब आप देखते हो तो आपको पता लगता है। सर वो भी बता दें क्यों नहीं कर रही वो? क्योंकि उसने खा खा के सबसे रेजिस्टेंस आ गई है। अच्छा, ये भी होता है। हाँ, बॉडी एंटीबायोटिक आप एक दफा इस्तेमाल करते हो, आधा कोर्स करते हो, छोड़ देते हो, अगली दफा वो असर नहीं करती। इसका मतलब आपके बैक्टीरिया जो है वो हीट हो गए हैं, वो पावरफुल हो जाते हैं, कोई असर नहीं करेगा, कोई असर नहीं करता।
तो आईसीयू में बहुत से पेशेंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिन पर कोई नहीं असर कर रही होती। डेंजरस तो है ये। डेंजरस क्या, वो मर जाते हैं, इससे ज़्यादा डेंजरस क्या हो, वो मर जाते हैं, उन पर कोई एंटीबॉडी का असर नहीं। खा के भी सर एक और बात, उसका भी असर कुछ नहीं होता लोगों को। जैसे मुझे कोई पैनाडोल भी खिला देना तो मैं नींद की खुमारियों में भी चली जाती हूँ, और मेरा किसी भी किस्म का, मेरी अभी डेंटल ट्रीटमेंट चल रही थी तो मुझे सारा दर्द का जो पेन किलर मेरे डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किया वो पैनाडोल किया, और मैं आराम से वो खाती थी, मैं ठीक रहती थी। नींद भी मुझे उसमें आती है, मुझे रिलैक्सन भी मुझे बॉडी को करती है, मैं पेन किलर ठीक रहता है। कोई ज़्यादा 2 खा लेती हूँ और बहुत पेन है, मगर कुछ लोगों को मैंने देखा है कि पेन किलर के पत्ते खा रहे होते हैं, टॉलरेंस आ जाती है, और उनको कोई वो पेन किलर भी असर नहीं कर रही थी सर। बस दवाई कभी भी नहीं ऐसे इस्तेमाल करनी चाहिए जब उसकी ज़रूरत ना हो, कोशिश करनी चाहिए कम से कम दवाइयाँ हो, हेल्दी लाइफस्टाइल। सर पेन किलर का भी बता दें क्या करती है किडनी को, जाके जरा डराएं इनको आज, बताएं धमकाएं कि जो लगी है मेरे अल्सर करेगी सबसे पहले। हाय हाय। एनसेड्स एक खास पेन किलर की टाइप है, वो गुर्दे खराब करेगी, जिगर को मसाइल पैदा करेगी, उसके अलावा हाजमा खराब करेगी, जहाँ पे सोच सकते हैं नुकसान हो सकता है वो पेन किलर करेगी। हाय हाय। पेन किलर से लोग मर भी जाते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत ज़बरदस्त शो दिया आपने आज, हमें बहुत मज़ा आया। बड़ी ऐसी मिथ्स थी जो आज आपने क्लियर कर दी हैं, और मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ग्रीन टी के हिसाब से जो उन्होंने बातें की हैं वो बहुत अच्छी थी, हर्ब्स के बारे में जो बातें की वो बहुत ज़बरदस्त हैं, फिर उन्हें जो फक्कियाँ और जो एंटीबायोटिक्स की चक्कर हमने ख़राब किए हैं वो सारी बातें आज क्लियर है इस रील में। आप देखें ज़रूर दोबारा इसको सेव करके, ताकि आप अपने बच्चों को भी दिखाएं, फॉरवर्ड क्या करें अपने बच्चों को घर पर, ताकि उनको आपको बताने से पहले ये चीज़ें खुद रील में देख लें, मगर ऑथेंटिक चीज़ें। टेक अ ब्रेक। थैंक यू। नाज़रीन, सफाई सिर्फ सफाई वाले का काम नहीं है, सफाई हमारी भी जिम्मेदारी है। इस सेगमेंट में आज हम अपनी ख़ुद की सफाई, हम खुद किस तरह से अपने माशरे को साफ़ करें, अपने रोड्स को साफ़ करें, अपनी गलियों को साफ़ करें, अपने ऑफिस को साफ़ करें, अपने घर को साफ़ करें, ये बताएंगे। इसलिए बताएंगे नाज़रीन, आपको अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि ये सब करने से आपकी शान जो है ना उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। देखिए, कोई भी आप कहीं के बादशाह नहीं लगे हुए कि अगर आप कोई कचरा उठा लेंगे या कहीं की सफाई कर लेंगे तो आपकी बादशाहत जो आपसे छिन जाएगी, आपका तख्त आपसे छिन जाएगा, या आपकी राया जो आप पे हंसेगी या थू थू करेगी। मेरी बात सुने, आज ये बादशाहत जो है ना अपनी ख़त्म करें। आज मैं इस लाहौर की सड़कों की सफाई करने जा रही हूँ, कचरा उठाने जा रही हूँ। आज आप कह सकते हैं मुझे फ़िज़ा कचरे वाली, फ़िज़ा कूड़ा उठाने वाली, इसलिए क्योंकि मेरे साथ अवेयरनेस मैन मौजूद हैं जो इसीलिए काम करते हैं, इसी पर काम करते हैं। मंसूर साहब हैं और बड़े फेमस हैं अपने इस काम की वजह से, क्योंकि ये लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करते हैं कि भाई अपना कचरा खुद उठाओ, ये कूड़ा उठाओ, यहाँ से उठाओ ये खुद, कोई किसी के बाप का नौकर नहीं लगा, उठाओ अपना कचरा खुद। आज से आप लोग ये सबक हासिल करेंगे, हम सब, कि अपना कूड़ा खुद उठाना है। वरना अगर कोई कूड़ा नहीं उठाएगा ना तो चलते चलते सड़क पे उस इंसान को कहा जाएगा कूड़ा, अच्छा कूड़ा ना हो तो अच्छा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चले फिर तैयार बिल्कुल है? बिल्कुल, आज हर टाइम तैयार हो कचरा उठाने के लिए। आज हम मुझसे कूड़ा उठवाएंगे? जी बिल्कुल। आप जो काम कर रही है ना, ये बहुत बड़ा काम है, और आपको दिली जितना सुकून मिलेगा ना, जितनी अच्छी आज रात आपको नींद आएगी, ये आपको रात को ही पता चलेगा इंशाल्लाह। वाह, चले जी, चलो। आज मैं फ़िज़ा अली आप सबके सामने इस माशरे का कचरा उठाने की जिम्मेदारी उठाती हूँ। मैं तो कचरा उठाऊंगी मंसूर भाई के साथ मिलकर। बिल्कुल ऐसे ही। आप भी वादा करें कि आप भी अपना शहर, अपना मुल्क साफ रखेंगे। कचरा उठाते हैं, तैयारी पूरी है। सबसे पहले ये सिगरेट, ये देखें, ये आपकी सेहत के लिए कितनी गंदी है, और जलाते हैं, पीते हैं, फेंकते हैं। सबसे ज्यादा ये आपका पाया जाता है रोड से, सबसे ज्यादा सिगरेट की ना ये आपको मिलेगी आखिरी। जंगल में इससे आग भी लगती है। ये देखें, एक कदम नहीं मैंने आगे बढ़ाया तो ये देख ली सिगरेट, ठीक है। आहा, ये देखें, ये देखें जी। अभी मैं आगे भी नहीं गई हूँ, मैं रोड पे भी नहीं गई हूँ। देखें, ये शॉपर पहले दिखा दूं। जी बिल्कुल। ये सड़कों पे जो आप लोग शॉपर फेंकते हैं, इससे पता है क्या होता है? ये जो जानवर है ना, ये जानवर उठाते हैं, खा जाते हैं कुत्ते बिल्ली, और उसके बाद उनके हलक में फंस जाते हैं, पॉलिथीन होती है, उनकी सांस रुक जाती है, मर जाते हैं वो। ये ना फेंका करें, ये अपनी भी नहीं कदर करते, ना कुत्ते बिल्ली किसी जानवर की कदर करते हैं हम। इस तरीके का ये लोहा नुमा चीज है, ये
ये उठा के रोड पे फेंकी किसी बाइक वाले की बाइक पंचर हो जाए। ये देखें कचरा, ठीक है, ये देखें यहाँ पे हरी मिर्चें, ओए होए, ये देखें हरी मिर्चें भी पड़ी हुई हैं। आपको पता है हरी मिर्चों से क्या होता है? कुछ भी नहीं, सिर्फ हरी मिर्चें लगती हैं। आपको तो हर चीज लगती है भाई। आए शॉपर ही शॉपर, कचरा ही कचरा। ये देखिए, देखें बच्चे रास्ते में खाते हैं शॉपर, ये रैपर हैं, बिस्किट होके फेंक दिए। कितने कैंडी के शॉपर, वो पान के, तंबाकू के शॉपर, वो पान का देखें। ये है हमारे पाकिस्तान का हाल। पान खाएंगे, तंबाकू खाएंगे, निस्वार खाएंगे, गुटखा खाएंगे और उसके बाद ये फेंक देंगे उठा के। ये सब पड़ा हुआ है, ये शॉपर, ये सब कुछ। ये अकेले मैंने उठाना है, आप भी उठाएं, फेंके हमारे साथ। आए आजा मिले, आ जाओ, आओ आए भाई, उठाएं, आप भी उठाएं, जो कचरा दिखता है उठाएं। ये नेकी है, ये एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए। इंसानों ने फेंका, मैं किसी और ने नहीं फेंका। ये आप लोग का ही कचरा है। ये देखें, सिगरेट के रैपर्स, ठीक है, ये सब कुछ आपके ही फेंके हुए हैं। अटो 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 अटो। ये देखें बिस्किटों के रैपर, वो जूस के डब्बे के रैपर। वेरी गुड, जबरदस्त। ये देखें, ये जूस के डब्बे। हमारा मकसद यही है कि और लोग इसमें शामिल हो। थैंक यू। क्या बात है। ये देखें जूस के डब्बों के रैपर, चिप्स के रैपर, बिस्किटों के रैपर, ये शॉपर। कितना कचरा उठाएंगे। मेरे अकेले उठाने से कुछ नहीं होगा, आप सब मिलकर उठाएंगे। ये देखें टूटा लाइटर, किसी के पैर में आए, किसी की बाइक फट जाए। ये देखें वही सिगरेट तो आपको पाकिस्तान में खुली मिलेगी, रोड में मट्टी कम तो सिगरेट ज्यादा है। ये देखें जूस पीते हैं और जूस के ऐसे फेंक के। किस तरीके से आपने अपने पाकिस्तान को क्या बनाया हुआ है। ये खूबसूरत है, ये सफाई है। इतना प्यारा मुल्क हमें अल्लाह ताला ने अता फरमाया है, मगर हम इसकी कदर नहीं करते। कूड़ा बना दिया हमने अपने मुल्क को, अपने शहर को, अपनी गलियों को, अपने सड़कों को। हम बाहर निकलते तो हमारा दिल नहीं करता कि हम इन शहरों को देखें। हमें कहीं से कोई खूबसूरत लगता है अपना मुल्क। बिल्कुल, इसकी वजह से बहुत बड़े यानी कि जानवरों को भी खतरा है, इंसानों को भी खतरा है। और इंशाल्लाह अगर ऐसी फिजा काम करती रही तो हम मिलके पाकिस्तान को कचरा फ्री और प्लास्टिक फ्री करेंगे इंशाल्लाह। अपने मुल्क को, अपने शहर को, अपनी जगह को साफ करें। आज से वादा करें कि अपना कूड़ा खुद उठाएंगे और पाकिस्तान में कचरा नहीं फेंकेंगे। वादा करें आज। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। कचरा उठा के थक गई हूँ, इसलिए सोचा कुछ जान बना लूँ। मकई के दाने खा लूँ तो उससे बहुत अच्छी जान मिल जाएगी। मगर खाने के बाद जो है ना, मैं ये रैपर ज़मीन पे नहीं फेंकूँगी। तो यही मैसेज देना आपको कि जब आप कुछ खाएं तो खा के जो है ना कचरा मत फेंकें। टिश्यू से मुंह साफ करें तो टिश्यू रोड पे मत फेंकें। वो जो शॉपर होती है इस तरह की, आप खुली छोड़ देते हैं, वो ऐसे रोडों पे मत फेंकें। बच्चे चिप्स खा रहे हैं, उसके रैपर मत फेंकें। बिस्किट्स के रैपर मत फेंकें। जूस के डब्बे मत खाली इस तरह से पटाखे निकाल के फेंकें। ठीक है, फन बनाया हुआ है, खुद भी जूस पीते हैं, बच्चों को कहते हैं पटाखा निकालो उसमें से। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या कहेंगे मंसूर भाई, बताएं तो। आप तो यही काम कर रहे हैं। मैंने बहुत लोगों से कहा, बहुत चैनल से मैंने कहा, कोई मेरी यानी करने पर राजी नहीं हुआ। आपने जो काम किया है, हमारा मैसेज ये है असल में कि यहाँ पे आए, खाएं पिएं, आप जहाँ भी फिरें प्लीज अपनी गाड़ी, अपना घर साफ ना करें। हमारा एटीट्यूड है गाड़ी घर साफ, कचरा बाहर फेंक दो, जलती हुई सिगरेट बाहर फेंक दो। प्लीज महज़ब शहरी होने का, किसी महज़ब कौम होने का सबूत दें। लोग तो डायपर्स तक फेंक देते हैं, जो हमने अब तक बात नहीं की। मैंने खुद डायपर्स भी उठाए हुए हैं, तो आपको पता, अगर मुझे पता चल गया ना जो डायपर फेंकता है, यकीन करें मैं उसके घर फेंक के आऊँ। देखें आप हमारा माहौल खराब करते हैं, अपना घर साफ करते हैं, तो प्लीज ऐसा ना करें। देखिए सफाई निस्फ ईमान है, आप क्यों नहीं करते? अपने बच्चों को बचपन से तालीम दें और सफाई के बारे में बताएं। और आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ आई, आपने ये जो काम किया है, इंशाल्लाह इससे आपको अल्लाह बहुत अजर देगा। मेरा मानना है जो काम आप खुद करेंगे ना, आपको देख के आपकी औलाद खुद करेगी। और आपने तरबियत देनी है, करके दिखाना है। जब आप कोई रोड पे कचरा नहीं फेंकेंगे, आपकी औलाद नहीं फेंकेगी। जब आप सड़कों को साफ रखेंगे, आपकी औलाद भी साफ रखेगी। है मंसूर भाई? जी बिल्कुल ऐसे ही है। इस बात को दिमाग में डाल दें, आप जैसे होंगे आपकी औलाद वैसी बनेगी।
ये एफर्ट छोटी सी है मगर करके देखें, है हम मुसलमानों की, है हमारे दीन में कि सफाई निस्फ़ ईमान है, मगर इसको अपनाया अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज़ों के मुल्कों में जाइए तो उनकी सफाई देखने वाली होती है, ये नहीं कि उनका सफाई वाला आके सफाई करके जाता है, उनका एक एक फर्द सड़क पे गिरा कोई कचरा, कोई चीज़, कोई डब्बा, कोई बोतल उठा के साइड पे करता है कि उस चीज़ से कोई हर्ट ना हो जाए। तो हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं और गन फैलाने में नंबर 1 है। अफसोस।